हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू दिस बिलव चैनल बिलव्ड एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम आपके 12th साइकोलॉजी के चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और प्रैक्टिस के साथ साथ मैं यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आया है उसको भी डिस्कस करूँगी। और आप देखोगे कि अलग अलग क्वेश्चन में आंसर जो है वो अलग अलग तरीके से निकलता है। तो कौन कौन से वो तरीके हैं जिसको आप एग्ज़ाम में यूज़ कर सकते हो आंसर निकालने के लिए, वो भी आप सीखोगे। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारा टेलीग्राम चैनल बिलव्ड कम्युनिटी पे। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो भी दिख रही होगी, आप सर्च करके ज्वाइन कर लेना, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हो। और वहाँ पे एक ऑप्शन है कि आप मुझे डायरेक्टली भी मैसेज कर सकते हो। तो आपको अगर कोई डाउट है, कोई भी चीज़ की आपको ज़रूरत है एग्ज़ाम से रिलेटेड, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1। बट एक बात है, मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहती हूँ कि कोशिश करो कि वीडियो पहले देखो फिर पीडीएफ को पढ़ो, क्योंकि क्वेश्चन वही है, आंसर भी मैंने दिया हुआ है एंड में। आप पीडीएफ पढ़ोगे तो आपको सारा आंसर मिल जाएगा। बट जो कॉन्सेप्ट की बात यहाँ पे होगी, जो स्ट्रेटजीज की बात इस वीडियो में होगी, वो आपको नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को पहले देखो, समझो और फिर पढ़ते रहना आराम से। आपकी ही तो है वो पीडीएफ, आप ही के लिए है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 क्या पूछना चाहता है हमसे? द टर्म सेल्फ रेफर्स टू। तो जो सेल्फ है, जो एक टर्म है सेल्फ, मैं या फिर स्वयं ऐसे करके हम बोलते हैं हिंदी में, तो वो क्या रेफर करता है? फर्स्ट ऑप्शन, एक्सटर्नल अपीयरेंस ऑफ ए पर्सन, एक इंसान की बाहरी सौंदर्य, मतलब सुंदरता, सौंदर्य साबुन निर्मा वो याद आया मुझे। तो बाहरी सुंदरता या फिर टोटालिटी ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल का उसके कॉन्शियस लेवल पे अपने आप के लिए जो टोटल एक्सपीरियंस है, क्या वो सेल्फ है? या फिर सोशल बिहेवियर ओनली, सिर्फ और सिर्फ सोशल बिहेवियर ही सेल्फ है? या फिर जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल, तो एक इंसान की जो जेनेटिक्स है, क्या वो उसकी सेल्फ है? तो आपको क्या लगता है इसमें क्या आंसर होगा? तो देखो, अगर हम ऐसे देखें तो सेल्फ जो है, अगर किसी का एक्सटर्नल अपीयरेंस है वो भी उसके सेल्फ में आता है, किसी का टोटल जो कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वो भी सेल्फ में आता है, सोशल बिहेवियर ओनली है लेकिन सोशल बिहेवियर भी सेल्फ में आता है, जेनेटिक्स भी सेल्फ में आता है। बट यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस की बात की जा रही है, यहाँ पे सिर्फ ओनली दे ही दिया है, सिर्फ सोशल बिहेवियर की बात, और यहाँ पे सिर्फ जेनेटिक्स की बात है। बट ऑप्शन नंबर बी इज टॉकिंग अबाउट द टोटल कॉन्शियस एक्सपीरियंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो एक इंसान के अपने बारे में जो टोटल कॉन्शियस एक्सपीरियंस है वही सेल्फ है, कि उसको अपने बारे में सारी चीज़ें पता है, हर एक एस्पेक्ट, हर एक पहलू के बारे में, खुद के हर एक पहलू के बारे में किसी को पता है, तो वो सेल्फ अवेयर है हम कहते हैं। तो सेल्फ क्या है? किसी भी इंसान का हर एक पहलू ही उसका सेल्फ है। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पे पता चला कि सारे ही आंसर सही हो सकते हैं, बट हम चूज़ करेंगे जो बेस्ट आंसर है, जो मोस्ट प्रीफर्ड आंसर है, हमको वही चूज़ करना है। ऐसे एक दो और भी क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, आपको दिख जाएगा इस टेक्निक का यूज़। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 2, awareness of oneself as an object of one's own reflection is known as। तो किसी इंसान की अगर अपने आप को, मतलब वो अपने आप का जो रिफ्लेक्शन है वो एज ए ऑब्जेक्ट देखता है, तो हम उसको क्या कहते हैं? सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट, सेल्फ एज रेगुलेशन। तो यहाँ पर आपको सीधी बात कर रही है कि कोई इंसान अगर अपने आप को ऑब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्ट करता है तो वो चीज़ क्या है? तो वो सेल्फ एज एन ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, ऑप्शन में भी सेल्फ एज ऑब्जेक्ट है, तो आंसर वही है। बट आपको मैं बता दूँ, दो कॉन्सेप्ट होता है, सेल्फ एज ऑब्जेक्ट एंड सेल्फ एज सब्जेक्ट। तो आपने इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन के रूप में पढ़ा होगा। तो फर्स्ट पर्सन जो वही है कि ऑब्जेक्टिफाई हम अपने आप को खुद को कर रहे हैं, कि खुद के बारे में खुद ही बात कर रहे हैं, ऐसे टाइप का। और सब्जेक्ट माने कोई तीसरा चीज़ है, कुछ थर्ड पर्सन ऐसे टाइप का आप समझो। तो कोई अगर, मतलब अपने आप को अगर फर्स्ट और सेकंड पर्सन छोड़ के कोई थर्ड पार्टी के रूप में अगर बात करते हैं,
तो उसको हम मोस्टली एज ए सब्जेक्ट बोलते हैं। मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं है, बट आप ऐसे याद रखो, फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन जो इंग्लिश वगैरह में आप यूज़ करते हो उससे। और एक टाइम पे मैं इंग्लिश पढ़ाती थी, मेरे चैनल पे कुछ वीडियोस हैं, 12th की भी वीडियोस है, पोइट्रीज वगैरह मैंने कवर की है, आप उसको वो देखना है वो भी आप देख सकते हो। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड, पर्सनल आइडेंटिटी रेफर्स टू। तो किसी इंसान की पर्सनल आइडेंटिटी किस चीज़ को रेफर करता है? उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, मेंबरशिप ऑफ सोशल ग्रुप्स ओनली, एट्रीब्यूट्स दैट मेक एन इंडिविजुअल यूनिक, फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। तो उसकी पर्सनल आइडेंटिटी, यहाँ पे ध्यान देना, पर्सनल मतलब एकांत निजी, निजी जो चीज़ है वो क्या है, क्या है, आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा? कि पर्सनल क्या होता है किसी इंसान की? क्या बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक है? क्या मेंबरशिप ऑफ सोशल ग्रुप्स ओनली, फिजिकल अपीयरेंस? तो ना, सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक किसी की पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है। और मेंबरशिप ऑफ ग्रुप्स, अरे भाई यहाँ पे पर्सनल की बात कर रही है तो ग्रुप्स कहाँ से आ गया? तो ये ऑप्शन भी चला गया। फिर फिजिकल अपीयरेंस, एकमात्र फिजिकल अपीयरेंस नहीं हो सकता है, बट पर्सनल आइडेंटिटी क्या है? जो उस इंसान की पर्सनल है और जिस चीज़ से वो इंसान यूनिक नज़र आता है, दैट इज़ हिज पर्सनल आइडेंटिटी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अभी यहाँ पे देखना, हम जो ऐसे बात कर रहे थे ना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की, वो यहाँ पे आएगा। तो देखना, व्हेन ए पर्सन सेज आई एम सेंसिटिव एंड आई गेट हर्ट इजीली, द सेल्फ इज़ व्यूड एज। तो जब कोई इंसान ऐसा कहता है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूँ, मैं बहुत जल्दी हर्ट हो जाता हूँ, तो वो किसकी बात कर रहे हैं? फर्स्ट पर्सन होके खुद ही खुद की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मैंने बोला था, फर्स्ट पर्सन है, तो दैट इज ऑब्जेक्ट। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा बोलता कि वो बहुत सेंसिटिव है, तो वो कौन हो गया है? वो हो गया है सब्जेक्ट। तो अब ऐसे करके मतलब इसको याद रखो, बस एग्जैक्टली साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट ये नहीं है, बट आप ऐसे याद रख सकते हो इसको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सेल्फ कॉन्सेप्ट इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। तो यहाँ पे भी देखना वही चीज़ आता है कि वैल्यू जजमेंट अबाउट वन सेल्फ, किसी इंसान की वैल्यूज़ कैसी हैं उसके बारे में अगर जज करते हैं, क्या वो उसकी सेल्फ कॉन्सेप्ट है? फिर अवेयरनेस ऑफ बॉडीली नीड्स, उस इंसान को अपने बॉडी के नीड्स के बारे में अवेयरनेस है, क्या ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है? देन परसेप्शन एंड आइडियाज अबाउट वंस एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स, क्या ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है? एंड एबिलिटी टू कंट्रोल इम्पल्सेस, क्या ये सेल्फ कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पे क्या चीज़ सेल्फ कॉन्सेप्ट है? तो सेल्फ कॉन्सेप्ट पहले क्या होता है आप वो समझो। कॉन्सेप्ट मतलब किसी चीज़ के बारे में पूरा आपको पता है। जैसे अगर मैं बोलूँगी कि क्या आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो इसका मतलब क्या है? मैं पूछ रही हूँ ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट जो टॉपिक है, क्या ये वाला टॉपिक के बारे में जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वो आपको पता है? इसके सारे पहलू, सारे एट्रीब्यूट्स क्या आपको पता है? अगर ये आपको पता है तो मतलब आपको सेल्फ कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्लियर है। गॉट इट? ओके, तो आंसर क्या होगा? परसेप्शन एंड आइडियाज अबाउट वंस एबिलिटीज एंड एट्रीब्यूट्स। तो एक इंसान को अपने जो एबिलिटीज़ है, अपने जो भी एट्रीब्यूट्स है, यानी जो भी हम फीचर्स, हम अगर कह दें फीचर्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बारे में अगर पूरा आइडिया है, पूरा परसेप्शन है, तो उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि किसी की वैल्यू, किसी की अवेयरनेस, किसी की अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करने की जो एबिलिटी है, वो सारा ही सेल्फ कॉन्सेप्ट है। बट यहाँ पे मोस्ट प्रीफर्ड आंसर या फिर मोस्ट करेक्ट आंसर, सबसे ज़्यादा करेक्ट और सबसे ज़्यादा सही तरीके से बेस्ट आंसर क्या है? हमारा बेस्ट है ऑप्शन नंबर सी। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 6, 6 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉम्पोनेंट ऑफ सेल्फ एस्टीम। नॉट, नॉट, ये सारी चीज़ों पे ध्यान देना। नॉट, इसलिए मैंने जब नॉट बोला, नॉट को मैं लिखना था, मैंने इसको कैसे लिखा? मैंने इसको कैपिटल में लिखा ताकि आपको नज़र आए आपको। ओके, सो इनमें से कौन सी चीज़ एक बच्चों के सेल्फ एस्टीम का पार्ट नहीं है, कंपोनेंट नहीं है? सो एकेडमिक कॉम्पिटेंस, सोशल कॉम्पिटेंस, मोरल और फिजिकल अपीयरेंस। तो जो कोई एक बच्चा होता है उसको एकेडमिक्स को लेके थोड़ी चिंता होती है, और सॉरी इसको मैंने क्रॉस नहीं करना था, एकेडमिक तो सही रहता है, सोशल कॉम्पिटेंस सही रहता है, क्योंकि बच्चा अगर मानो
सारे बच्चे अच्छा नंबर ला रहे हैं, कोई बच्चा पर्सनली अगर कम नंबर ला रहा है तो उसको दुख होता है, देन ही इज सैड। तो एकेडमिक कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसका सेल्फ एस्टीम अगर हाई होना है। फिर सोशल कॉम्पिटेंस होना चाहिए, उसको लोगों के साथ बात करना, दोस्त बनाना आना चाहिए, नहीं तो वो अकेला पड़ जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। ओके। फिर फिजिकल अपेयरेंस, उस वो भी सेल्फ एस्टीम के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब देखिए आप खुद ही सोचो, जब आप छोटे रहते हो, मतलब जब तक आपको चिल्ड्रन कहा जाता है तब तक बहुत ज़्यादा लोग अपने फिजिकल बॉडी को लेके बहुत कॉन्शियस होते हैं कि मैं कैसे रहूँ, बाल कैसे रखूँ, कपड़े कैसे पहनूँ, या फिर मेरा स्किन कलर ऐसा है, मेरी हाइट ऐसी है, लोग मुझे ऐसे बोलते हैं, ये बोलते हैं, मतलब कैसे अपने आप को प्रेजेंट करो कि लोगों को मैं अच्छा लगूँ। बट जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है वैसे वैसे आप में जो मोरल एथिक्स है वो ज़्यादा बढ़ता है, ये जो एक्सटर्नल चीज़ है ये थोड़ी कम हो जाती है ना। तो बच्चों में ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मोरल रीजनिंग इज़ नॉट ए कॉम्पोनेंट, क्योंकि वो बच्चा है, उसमें मोरलिटी और एथिक्स वाली चीज़ें तब तक नहीं आती है। ओके, सो नॉट कॉम्पोनेंट, मोरल रीजनिंग। अब यहाँ पे देखो एक बात है कि नॉट बोला तो हमने बोल दिया मोरल रीजनिंग, लेकिन अगर आपको ये एमसीक्यू के फॉर्मेट ना आके अगर लॉन्ग आंसर के फॉर्मेट में आ जाता है कि बच्चों में सेल्फ एस्टीम के कुछ कंपोनेंट्स बताओ, तो आपको ये तीन बताना है, ये भी चीज़ आप याद रखो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ा स्लो चल रही हूँ क्या, बट अब इतना भी नहीं बताओ तो क्या ही आप लोग सीखोगे लेक्चर देखने के बाद। सो सेल्फ कॉन्सेप्ट सॉरी द कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ एफिकेसी वॉज प्रपोज्ड बाई, तो सेल्फ एफिकेसी को किसने प्रपोज करा था, दैट इज़ एल्बर्ट बंडूरा। ये आपको डायरेक्ट याद आना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा था ना बंडूरास थ्योरी ऑफ सेल्फ एफिकेसी, और वो थ्योरी क्या बोलता है कि किसी भी इंसान को अपने आप पर, मोर स्पेसिफिकली अपनी जो भी एबिलिटीज़ है, उन एबिलिटीज़ पर बिलीव होता है कि अगर मैंने किसी काम को करना चाहा, उसके लिए एफर्ट लिया, ट्रेनिंग ली, तो मैं कोई भी काम बहुत अच्छे से कर सकता हूँ। अपने आप की जो क्षमता है, जो एबिलिटीज़ है, उस पर उसको विश्वास रहता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ एफिकेसी। तो इसको किसने दिया था, एल्बर्ट बंडूरा ने। और यहाँ पे आपको याद है सिगमंड फ्रीड ने हमारी जो साइकोडायनेमिक अप्रोच था उसके बारे में बात करी थी, जो हमारी अनकॉन्शियस ब्रेन वाला पार्ट है। और कार्ल रोगर्स ने हमको दिया था रियल सेल्फ और आइडियल सेल्फ का कॉन्सेप्ट। ओके, और एल्बर्ट बंडूरा ने तो सेल्फ एफिकेसी की कॉन्सेप्ट दी थी। और एल्बर्ट का मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, चलो ये आप खुद देख लेना, ये आपके लिए भी तो कुछ होमवर्क होना चाहिए, मुझे एक्चुअल में ध्यान नहीं आ रहा एग्जैक्टली, अगर गलत बताने से अच्छा है ना ही बताओ। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 8, तो अभी ये कॉन्सेप्ट है, हमने अभी जो डिस्कस किया उसके ऊपर है, बहुत ईजी है। ए पर्सन हु बिलीव्स दैट दे कैन कंट्रोल आउटकम्स थ्रू देयर ओन एफर्ट्स, अगर उनके एफर्ट्स के थ्रू वो जो रिजल्ट है, जो आउटकम है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ मॉनिटरिंग, सेल्फ कॉन्सेप्ट। अरे भाई अभी तो पढ़ा ना बंडूरा जी की सेल्फ एफिकेसी, सो सेल्फ एफिकेसी इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 9, द एबिलिटी टू डिले ग्रेटिफिकेशन टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल इज, तो हमारे अंदर अगर कोई एबिलिटी है जिससे कि हम जो ग्रेटिफिकेशन है उसको डिले कर सकते हैं ताकि हमें कोई लॉन्ग टर्म गोल अचीव करना है, तो ये क्या है, सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम, क्या है। मानो कोई नई मूवी आई है, जैसे आजकल बहुत सारी नई मूवी आई है, बट 23 को आपका पेपर है, 23 फेब को आपका पेपर है, तो आपने अगर आपको मूवी देखोगे तो आपको ग्रेटिफिकेशन का फील होगा, बट आपने इस ग्रेटिफिकेशन को डिले कर दिया। क्यों डिले किया, क्योंकि आपको जो 23 फरवरी में जो आपका एग्ज़ाम है, जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है, उसको अचीव करना है। सो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने खुद को कंट्रोल किया, सो दैट इज़ सेल्फ कंट्रोल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्जर्विंग वंस ओन बिहेवियर इन ऑर्डर टू मॉडिफाई इट इज़ अ टेक्निक ऑफ, तो अगर कोई इंसान अपनी बिहेवियर को ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसको उसमें चेंजेस लाना है, तो इसको क्या कहेंगे, इन सेल्फ इंस्ट्रक्शन, सेल्फ रीइंफोर्समेंट, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, प्रोजेक्शन। तो भाई अपने बिहेवियर को अगर ऑब्जर्व कर रहा है और यहाँ पे सेल्फ ऑब्जर्वेशन है,
तो जो मतलब है वही तो आंसर बता रहा है कि वंस ओन, ओन माने अपना, सेल्फ माने अपना, तो अपना ऑब्जर्वेशन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दैट इज द करेक्ट आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 11, इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ इज कैरेक्टराइज्ड बाय। जो इंडियन व्यू है, मैं इंडियन व्यू जब भी मैं पढ़ाती हूँ तभी मैं एक चीज़ का जिक्र करती हूँ, और वो है कि हम साथ साथ हैं। जब भी इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ आता है, आप बस याद रखो हम साथ साथ है, सारे आंसर आपके आ जाने हैं। सो क्या है इसका आंसर, बताओ। रिजिड बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, अपने और दूसरों के बीच में एक बाउंड्री रखना, क्या ये इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ है। फिक्स्ड पर्सनल आइडेंटिटी, एक किसी इंसान की फिक्स्ड पर्सनल आइडेंटिटी है कि कोई बंदा वैसा है तो वैसा है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, शिफ्टिंग बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, अपने और दूसरों के बीच में एक बाउंड्री को शिफ्ट करना, मतलब दूसरों के लिए अपनी जो बाउंड्रीज है उनको कभी भी मतलब चेंजेस करना, क्या ये चीज़ है। और कंप्लीट सेपरेशन, सेपरेशन बोले, सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी। सो कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी क्या है, आपको क्या लगता है। क्या जब आप अपने और दूसरों के बीच में कोई रिजिड बाउंड्री रखते हैं तो आपको आराम मिलता है, चैन मिलता है। जब आपके रिलेटिव का फ़ोन आता है और मम्मी बोलती है कि लो तुम्हारी चाची से बात करो, लो तुम्हारी मौसी से बात करो, और जब तुम कहते हो कि नहीं करनी है, जब तुम रिजिड हो जाते हो कि नहीं करनी है, क्या मम्मी कूटती नहीं है तो ये क्या इंडियन व्यू ऑफ सेल्फ है, नहीं है भाई, नहीं है। फिक्स्ड पर्सनल आइडेंटिटी नहीं होती है, हमको चेंज करना ही पड़ता है, मतलब दे चेंज करना ही पड़ता है, इट्स नॉट कंपलसरी, बट ये प्रैक्टिसेस होती है इंडिया में। देन कंप्लीट सेपरेशन फ्रॉम सोसाइटी, क्या अकेले भी रह सकते हो, अगर नहीं जाना चाहते हो कहीं पे तो मम्मी बोलती नहीं है कि तुम किसी के घर नहीं जाओगे तो तुम्हारे घर भी कोई नहीं आएगा सो ये भी नहीं है। बट शिफ्टिंग बाउंड्री बिटवीन सेल्फ एंड अदर्स, जब आप अपने और दूसरों के बीच में जो बाउंड्री है उसको शिफ्ट करते हो, यानी अपने आप को एडजस्टमेंट के उस एडजस्टमेंट की मतलब अपने एडजस्टमेंट करते हो, सीधी बात है। ऐसे शिफ्ट आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, वो सेंटेंस नहीं फॉर्म हो रहा है मुझसे, तो वही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देन वेस्टर्न कल्चर्स आर जनरली डिस्क्राइब एज, तो वेस्टर्न कल्चर जो है वो किस तरीके से इंडिविजुअलिस्टिक होता है, कलेक्टिविस्टिक, फैमिलियर, स्पिरिचुअल। सीधी बात है, इंडिविजुअलिस्टिक वेस्टर्न कल्चर में, इंडिविजुअलिस्टिक, और यहीं पे कलेक्टिविस्टिक किसके लिए आता है, इंडियन कल्चर के लिए। तो वही है कलेक्टिव रहना, साथ साथ रहना, तो हम साथ साथ है इज इंडियन। एंड इंडिविजुअली अपना ही, अपने आप ही रहना, इंडिविजुअली रहना, दैट इज वेस्टर्न व्यू। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछना चाहता है, पर्सनालिटी इज डिफाइंड एज। अरे भाई आप पर्सनालिटी क्या है बता दो। सो टेम्पोररी बिहेवियर पैटर्न, यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, ओनली फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनली सोशल रूल्स। तो इसको तो काट ही दो, ओनली फिजिकल अपीयरेंस पर्सनालिटी नहीं होती है, ओनली सोशल रोल्स पर्सनालिटी नहीं होती हैं, टेम्पोररी बिहेवियर भी पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी वो होती है जो उसमें सिमिलर रहते हैं, अलग अलग सिचुएशन में भी कोई ट्रेड्स अगर उसके में किसी इंसान में सेम है तो वही तो उसकी पर्सनालिटी है ना। सो यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल पैटर्न ऑफ बिहेवियर, स्टेबल स्टेबल, तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, देखो यहाँ पे मैंने थोड़ी कंजूसी करी है, ऑप्शंस को नीचे नहीं डाला है, एक ही साथ डाल दिया है ओके, सो क्वेश्चन नंबर 14, एक्चुअली मुझे लगा कि बहुत लंबा पीडीएफ हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ऐसा किया, क्योंकि आप लोग अगर कई बच्चा होता है जो प्रिंट आउट निकालता है, फ़ोन में नहीं देखता है, लैपटॉप में नहीं देखता है, तो मुझे लगता है उसके लिए बहुत झमेला नहीं हो जाएगा, पेज अगर ज़्यादा हो जाएगा तो दो चार पैसे भी कम, मतलब कम लगेगा, बच जाएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए ट्रेट रेदर देन ए टाइप। तो हमने ट्रेट अप्रोच और टाइप अप्रोच पढ़ा था, तो यहाँ पे कौन सी चीज़ है जो ट्रेट है, टाइप नहीं है। तो क्या आपको ट्रेट और टाइप में डिफरेंस पता है, चलिए ऑप्शंस देख के फिर बताते हैं। ऑप्शन है इंट्रोवर्शन, ऑप्शन बी एक्सट्रोवर्जन, ऑप्शन सी फ्रेंडलीनेस, एंड ऑप्शन डी टाइप ए पर्सनालिटी। यहाँ पे तो दिक्कत आ गई है ओके, सो
देखो यहाँ पे तो टाइप ए दे दिया, मतलब इसको तो हम कट ही कर देंगे क्योंकि हमको ट्रेड निकालना है, टाइप नहीं निकालना है, तो टाइप जो दे दिया वो कट ही हो जाएगा। तो इंट्रोवर्जन जो है वो भी इस एक तरीके का टाइप है कि कोई बंदा इंट्रोवर्ट है या नहीं है। सो टाइप इज़ लाइक कि एक सेट ऑफ ट्रेट से मिलके बनता है। जैसे इंट्रोवर्ट है तो इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि को शाई है, कम बोलता है, मतलब बहुत सारे ट्रेट मिलके एक इंट्रोवर्ट होता है। फिर एक्सट्रोवर्ट, जैसे मैं बहुत एक्सट्रोवर्ट टाइप की हूँ, मेरी बातों से शायद पता भी चलता है आप लोगों को कि बहुत बातें करते हैं, बहुत कांस्टेंट, मतलब कंस्टेंटली बोलते रहते हैं, एंड बहुत मतलब शाई नहीं होते हैं, बहुत ही मतलब हैप्पी एनर्जी, फन लविंग टाइप के पर्सन होते हैं, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। बट फ्रेंडलीनेस इज जस्ट ए सिंपल कैरेक्टर, मतलब ट्रेट, ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेट है, ये कोई टाइप नहीं है। क्योंकि जो एक्सट्रोवर्ट पर्सन है वो फ्रेंडली है, जो इंट्रोवर्ट है वो भी फ्रेंडली है। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि जो इंट्रोवर्ट है, शाई है, वो फ्रेंडली नहीं है, उसके फ्रेंड नहीं है, ऐसा तो नहीं है ना। और जो एक्सट्रोवर्ट है वो उसका तो फ्रेंडली है। तो टाइप इज़ लाइक कि बहुत सारे ट्रेड से मिलके बनते हैं, जो वो है टाइप। और ट्रेड तो ट्रेड है, फीचर है, कैरेक्टर है कोई वो। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, फिर क्वेश्चन नंबर 15, अकॉर्डिंग टू एल्पोर्ट a trait that dominate a person's entire life is called। तो एक ट्रेट है, ओ अच्छा अच्छा, हाँ ये देखो ये याद आया, गॉर्डन एल्पोर्ट की मैं बोल रही थी ना कि मुझे याद नहीं है, कहाँ था, देखो देखो याद आ गया, थैंक यू, मेरे को भी याद आया। सो गॉर्डन एल्पोर्ट ने, हमने बोला था सिगमंड फ्रॉइड ने वो साइकोडायनेमिक अप्रोच, कार्ल रोगर्स का हमारा आइडियल सेल्फ और रियल सेल्फ, एल्बर्ट बंडूरा का तो हमारी सेल्फ एफिकेसी, और एल्पोर्ट का हमारा था वो ट्रेट वाला था। हाँ चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो मुझे याद नहीं था बट अभी क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे याद आ गया। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15, एल्पोर्ट ने बताया कि इंसान के लाइफ में एक ऐसा ट्रेट होता है जिसके अराउंड उसकी पूरी पर्सनालिटी बन जाती है, उसकी पूरी लाइफ बन जाती है। वो ट्रेट कौन सा है? जैसे एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया था, जैसे गांधी जी के लाइफ में नॉन वायलेंस का एक इम्पोर्टेंस है। तो क्या गांधी जी के लाइफ में कोई और ट्रेट नहीं था? बट नॉन वायलेंस एक ऐसा बहुत ही डोमिनेट ट्रेट था जिसकी वजह से उनकी पूरी पर्सनालिटी उसी ट्रेट के अराउंड बन गई है। और वो कौन सा ट्रेट है? 7 करोड़ का सवाल है, कौन सा है वो ट्रेट? सो दैट ट्रेट इज कॉल्ड कार्डिनल ट्रेट। सीधा इसको याद रखो, कार्डिनल ट्रेट। सो डोमिनेट ट्रेट, ट्रेट दैट डोमिनेट्स, या फिर डोमिनेट वाला ट्रेट कौन सा है? कार्डिनल ट्रेट। ओके, आप ऐसे समझो कि कोई बंदा है जो सिंपल कैश लेके चलता है, मानो दोस्त है, 2 4 दोस्त सिंपल कैश वगैरह लेता है, और कोई ऐसा दोस्त है जिसके पास पूरी क्रेडिट कार्ड वगैरह है, ऐसी चीज़ें हैं, मतलब आप ऐसे सोचो बस। तो वो बंदा थोड़ा ऐसे चौड़ा होके चलेगा ना, वो डोमिनेट करेगा कि देख मेरे पे क्रेडिट कार्ड है, ये है वो है। तुम लोग क्या है, एक फटासा एक पार्स है उस पर भी कैश वगैरह रखते हो। ऐसे आजकल के ज़माने में कौन कैश रखता है? कार्ड्स यूज़ करो, यूपीआई यूज़ करो, तो ये सारी चीज़ें तो वैसे आप याद रखो बस। ओके मुझे हंसी आ रही है कि मैंने क्या बोला। सो रेमन कैटल जो है, यूज्ड विच मेथड टू आइडेंटिफाई बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स। तो रेमन कैटल ने कौन से मेथड को यूज़ किया था पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए? उसका ऑप्शन है फैक्टर एनालिसिस किया था। सीधी बात है, रेमन कैटल बेसिक पर्सनालिटी ट्रेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो मेथड यूज़ किया था उसका नाम है फैक्टर एनालिसिस। और वो वहाँ पे कितने ट्रेड्स थे? सोर्स ट्रेड्स कितने थे भैया बताओ, कितने आदमी थे? सो कितने ट्रेड्स थे? तो कितने ट्रेड्स थे 16 16 16 पर्सनालिटी फैक्टर करके एक टेस्ट आता है, पर्सनालिटी टेस्ट, जो आप कॉलेज में जब जाओगे ग्रेजुएशन में आपको करना पड़ेगा। मैंने भी किया, मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए। आई थिंक आई स्कोर्ड ओवरऑल मिला के मेरा आई थिंक 86 या 87 ऐसा कुछ आया था ग्रेजुएशन में। मतलब वाइवा, प्रोजेक्ट का कॉपी लिखना और प्रैक्टिकल करना सब मिला के मेरा 16 PF में, आई थिंक ऐसा ही कुछ, एग्जैक्ट याद नहीं है, वो फर्स्ट ईयर में था। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी 8 नहीं 18, according to Eysenck, emotional instability is represented by,
सो इसको भी सीधा याद रखो, इमोशनल इंस्टेबिलिटी का मतलब है न्यूरोटिसिज्म। 18 क्वेश्चन नंबर 18 इज न्यूरोटिसिज्म। तो एक्स्ट्रावर्जन आपको पता है, साइकोटिज्म जो साइको है थोड़ा पगलेट है, एग्रीएबलनेस जो बंदा नम्र है एग्री कर देता है, एंड न्यूरोटिसिज्म इज लाइक इमोशनल इंस्टेबिलिटी। ओके, ऑप्शन नंबर 19 को देखो, क्वेश्चन नंबर 19 क्या उल्टा पुल्टा बोल रही हूँ, अपने नंबर याद करके अपने कॉलेज के दिन याद रहा आ रहे हैं, मैं खुश हो रही हूँ एक्चुअली। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन बिग फाइव फैक्टर्स। तो नॉट नॉट नॉट, तो बिग फाइव फैक्टर को याद रखने का जो ट्रिक है, जो निमोनिक्स है, वो OCEAN, ओशियन ऐसे करके आता है। तो यहाँ पे OCEAN, ओ से ओपननेस, सी से कॉन्शियसनेस, ई से क्या था मुझे याद नहीं है। देखो मेरा पूरा दिमाग अभी स्लो हो जाता है कभी कभी, थोड़ा बहुत लेट नाइट होता है तो ऐसे। ओके, सो OCEAN से हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पे क्या ओ है, ए है, ओ है, ये क्या है, सी है, तो सी है। तो और इंटेलिजेंस हमारे उसमें नहीं है, क्योंकि इंटेलिजेंस की अलग अपनी कहानी है, अलग अपनी थ्योरीज है, उसको हमने बिग फाइव फैक्टर्स में याद नहीं किया, मतलब इंक्लूड नहीं किया। तो इसको मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है सारे ट्रेड्स के नाम, बट इसका जो निमोनिक है वो ये है, इसको आप याद रखो। तो ओ से ओपननेस यहाँ पे तो दिख रहा है, ए से एग्रीएबलनेस, सी से कॉन्शियंटेंस, और ई और एन से थोड़ा सा आप खुद देख लेना है ना। वैसे एलपोर्ट का मैंने आपको देखने के लिए बोला था, वो क्वेश्चन में ही आ गए तो मैंने बता दिया। तो ये आप खुद देखो, ये आपका होमवर्क है। आप सोचो मैं अगर आपकी ऑफलाइन टीचर होती तो आपको ऐसे ही होमवर्क डाल देती। सो पर्सनालिटी असेसमेंट क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, आखिरी सवाल, 7 करोड़ का। पर्सनालिटी असेसमेंट टेक्निक यूजिंग इंक ब्लॉट्स और एम्बिग्यूअस पिक्चर्स आर कॉल्ड। सेल्फ रिपोर्ट नहीं, सेल्फ रिपोर्ट कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पे तो अलग टेक्निक यूज़ किया जा रहा है ना। तो बिहेवियरल नहीं, बिहेवियर का तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे पिक्चर की बात करी जा रही है। फिर प्रोजेक्टिव टेक्निक, हाँ लग तो रहा है, लेकिन ऑप्शन डी भी देख लेते हैं, इंटरव्यू। सो यहाँ पे कहाँ से इंटरव्यू आया, पिक्चर की बात हो रही है। सो इंटरव्यू भी नहीं है, बिहेवियर भी नहीं है, सेल्फ रिपोर्ट भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी, प्रोजेक्टिव टेक्निक इज करेक्ट, टेक्निक इज करेक्ट। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक का मतलब क्या होता है कि हमको ऐसे एम्बिग्यूअस पिक्चर्स, यानी अलग अलग तरीके के पिक्चर्स हमको दिखाया जाता है, और उससे हमको बोला जाता है कि इसको देख के आपको क्या लग रहा है, आपके मन में क्या विचार आया वो आप बताओ। तो जब हम वैसे बोलते हैं तो हमारे मन की जो अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स है, जो बिलीव्स है, हम उनको प्रोजेक्ट करते हैं, वो हमारा निकल के आता है, अपनी जो सारी अंदर के सीक्रेट्स हैं, सोच विचार है, वो सारा बाहर निकल के आता है। वो हम दुनिया के लिए हम कैसा सोच रखते हैं वो प्रोजेक्ट हो जाता है, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। टेक्निक्स जो भी है। तो आई होप आपको समझ आ गया है, और ये जो आंसर की है सारा यहाँ पे दिख रहा है आपको, मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और बात मैंने पहले ही कर दी थी कि हमारा टेलीग्राम चैनल बिलव कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, आप वहाँ से ज्वाइन करो, और ये PDF आपको मिल जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ो, और आंसर की भी देखना चाहते हो तो देखो। बट मुझे लगता है कि हमने जिस तरीके से एक्सप्लेन किया है, अभी और ज़रूरत ही नहीं है आंसर देखने की। सो थैंक